नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने न्यूज सेशन में। और जहां ये लेक्चर नंबर 1 होगा और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संसद के बारे में। थंबनेल से आपको पता ही लग गया होगा कि हम संसद के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। संसद में नई संसद और पुरानी संसद की तुलना और संसद का इतिहास यानी पृष्ठभूमि क्या रही है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जुड़िएगा और बात करेंगे संसद की विषय वस्तु के बारे में। क्या क्या आप जानते हैं वो भी बात आप जाहिर करेंगे। साथ साथ हम देखेंगे, अगर हम बात करें आज आज इस सेशन में आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संसद के बारे में, जहां हम संसद का इतिहास, संसद की गठन की प्रक्रिया और साथ ही साथ संसद के कार्य क्या होते हैं, संसद की शक्तियां क्या हैं और साथ ही साथ संवैधानिक प्रावधान क्या क्या हो सकते हैं संसद के बारे में, वो सब डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी लोग अपने मित्रों में शेयर जरूर करिएगा। अगर हम बात करें संसद के बारे में, तो संसद के बारे में सबसे पहले हमें मूल बातें पता होनी चाहिए कि संसद से हम क्या क्या जान सकते हैं। तो समझिएगा और सीखिएगा। सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है कि भारत के में संसद की जो जननी है उसे किसे कहते हैं। तो भारत में संसद की जननी कहा जाता है ब्रिटेन को। यानी हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे पहले जो संसदीय व्यवस्था लागू हुई वो कहां, ब्रिटेन में व्यवस्थित करी गई। लेकिन सवाल यहां पर अटकेगा, सवाल अटकेगा और ये सवाल आपको फंसाएगा पेपर में। सवाल ये फंसाएगा कि बताइएगा पार्लियामेंट शब्द सबसे पहले कहां से आया। तो आप कहोगे कि पार्लियामेंट नाम का जो शब्द है वो सबसे पहले फ्रांस से लिया गया था। तो आपसे पूछे पार्लियामेंट की जननी कौन, तो आपका उत्तर दूसरा होगा, तब आप बताएंगे ब्रिटेन। लेकिन अगर कहेगा कि पार्लियामेंट शब्दावली कहां से ली गई है, तो आप बताएंगे कि फ्रांस से शब्दावली को लिया गया है। दूसरी बात यहां पर है कि भारत की संप्रभुता संसद में निहित है। संप्रभुता का अर्थ यह है कि अर्थात संसद सभी प्रकार के निर्णय के लिए स्वतंत्र है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं वो किसी के प्रकार के दबाव महसूस करती है, वो बिल्कुल एकदम फ्री काम करने वाली संस्था है। दूसरी बात, संसद अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौतों को राज्यों में लागू कराने का कार्य भी करती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अंतरराष्ट्रीय संधि और जो समझौते हैं उसे राज्यों में इंप्लीमेंट कौन करता है। जैसे आपको समझना हो तो इसको ऐसे समझिएगा कि कल को कर्नाटक राज्य में या उत्तर प्रदेश राज्य ने कोई टाई अप किया, या ऐसा टाई अप केंद्र सरकार ने किया कि हम उत्तर प्रदेश में फ्रांस की कंपनी लगवाएंगे या कहीं कंपनी लगवाएंगे हम, और अचानक राज्य ने मना कर दिया, तो इसकी जिम्मेदारी संसद के पास है कि अगर एक बार संसद ने कह दिया या इस प्रकार के अंतरराष्ट्रीय संधि समझौते होकर के आ गए और नियम बन गया कि भैया ये उत्तर प्रदेश में कंपनी बननी है, तो मतलब बननी है मेरे दोस्त, इसमें कोई परिवर्तन होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अब हम बात करेंगे संसद की विषय वस्तु में कि संसद का निर्माण करने वाले वो व्यक्ति कौन थे जो इतिहास में कालजयी कालखंड रखते हैं। तो देखो, भारतीय संसद के जो वास्तुकार हैं, जो आप संसद देखते हैं पुरानी वाली, उस संसद के वास्तुकार लुटियंस और बेकर हैं। लुटियंस की दिल्ली इसलिए भी कही जाती है क्योंकि लुटियंस बहुत वृद्ध व्यक्ति थे। अगर आप देख पा रहे हो तो ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनसे नई अवस्था में आपके हर्बर्ट बेकर हैं। तो लुटियंस के कारण लुटियंस ने बहुत सारे ऐसे डिजाइन बनाए दिल्ली के लिए, दिल्ली की रूपरेखा तय करी, इसीलिए दिल्ली को आज भी लुटियंस की दिल्ली कहा जाता है। और ये कार्यकाल रहा 1921 से 27 के बीच। कभी पूछे कि संसद का निर्माण कब से शुरू हुआ, तो आप बता सकते हैं कि 1921 में संसद का निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1927 तक ये निर्माण कार्य आपका चलता रहा। अब एक सवाल आपके मन में और आ सकता है कि उस समय कौन भारत का तत्कालीन वायसराय था। तो ध्यान रखना कि लॉर्ड इरविन, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में संसद का निर्माण किया गया था। तो साल समझ में आ गया, वास्तुकार समझ में आ गए, दोनों की पिक्चर सामने लगी हुई हैं, आप इनको एक बार देख लीजिएगा, रिमाइंड करिएगा, चीजें आपको बहुत स्पष्ट समझ में आएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हमारे पास संसद का उल्लेख कहां है, पार्लियामेंट का उल्लेख जो है वो संविधान में कहां पर है। तो देखिए, हमारे पास इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ था, कुछ चीजों को जानने के लिए नो आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक अभियान चलाया हुआ था। इसमें से आर्टिकल 79 डिस्क्राइब किया था कि आर्टिकल जो 79 है वो किसके बारे में बात कर रहा है। आर्टिकल 79 बात करता है संसद के बारे में। किसके बारे में बात करता है दोस्त, संसद के बारे में। अब आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि जो संसद है, संसद के अगर अंग कभी पूछता है आपसे, तो आर्टिकल 79 किसकी बात कर रहा है, संसद की बात कर रहा है। कभी भी इतिहास में आपसे ये पूछा जाए कि संसद के कुल अंग कितने हैं, इफ यू टॉक अबाउट कि संसद के अंग कौन कौन से हैं, तो आप स्पष्ट बताना कि सर संसद के अंग टोटल 3 हैं। कौन कौन से अंग हैं आपके, तो आप बताओगे कि संसद के अंगों में सर जो हमें पढ़ाया गया वो पढ़ाया गया, एक तो लोकसभा पढ़ाया गया, एक पढ़ाया गया राज्यसभा, और इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना, इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति भी इसी अंग के अंतर्गत आते हैं। तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि कौन कौन ऐसे व्यक्तित्व हैं जो संसद के अंग के रूप में आते हैं। लेकिन अगर यही चीज बदल दी जाए, यही चीज पलट दी जाए, उलट दी जाए, तो आपको लगेगा कि संसद के, अगर ये पूछ लिया जाए कि संसद के सदन कौन कौन से हैं, तो चीजें बदल जाएंगी।
संसद के सदन अगर पूछ दिए तो आपसे दो ही चीज बताएंगे, संसद के सदन कौन कौन है, तो आप कहते हो कि संसद के दो सदन हैं। कितने हैं? दो सदन हैं। और वो दोनों सदन आपने कई बार पढ़ा है, रूपरेखा उनकी बहुत अच्छे से पता है। तो आप बताएंगे एक है आपका राज्यसभा और एक है आपका लोकसभा। एक है आपका राज्यसभा और एक है आपका लोकसभा। चलिए इसे और पिक्चर फॉर्मेट में हम और आगे देखते हैं कि इसे और कैसे डिटेल फॉर्मेट में समझा जाए। तो आपको ये समझ में आ गया, यही बात यहां उल्लेखनीय ढंग से लिखी हुई है कि आर्टिकल 79 पार्लियामेंट की बात कर रहा है। पार्लियामेंट के मैंने बताया आपको दो हाउस हैं, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के दो हाउस हैं। पहला मैंने आपको ये बताया डिस्क्राइब करके, पहला है आपका काउंसिल ऑफ स्टेट, दैट्स वी नो दैट राज्यसभा, और दूसरी है हाउस ऑफ पीपल्स, ये आपकी जानी जाती है लोकसभा के रूप में। अब इनका भी अगर मैं संवैधानिक रूप से बात करता हूं तो आप ध्यान रखना, अनुच्छेद संख्या या आर्टिकल संख्या 80 में 80 में किसके बारे में बात करी जाती है? काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा के बारे में बात करी जाती है। वहीं अगर मैं आगे बात करूं आर्टिकल 81 में, अनुच्छेद 81 में अगर बात करता हूं तो अनुच्छेद 81 में आपको दिखाई देगा कि यहां लोकसभा के बारे में बात करी गई है। हम और आगे बात करेंगे और आगे डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि और क्या क्या बातें आपके लिए समझने वाली यहां पर हैं। तो देखो समझो, आपको समझिएगा कि नॉट मोर देन 250 मेंबर्स इन राज्यसभा, यानी 250 से अधिक नहीं हो सकते हैं। वर्तमान में कितने हैं हम आगे अभी बात करेंगे। और ऐसे ही लोकसभा के बारे में भी है कि नॉट मोर देन 542, एक्चुअली 552 है, 552 है, 552 से अधिक नहीं हो सकते। वर्तमान में 543 पर इलेक्शंस होते हैं, तो इसको हम थोड़ा भी दरकिनार रखेंगे। आगे बात करेंगे, शायद उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे समझ में बात करते हैं। अब आपको संसद में लोकसभा के बारे में क्या क्या बातें आपको जाननी चाहिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लोकसभा के बारे में क्या क्या बातें आपसे पूछी जाती हैं, लोकसभा के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। तो देखो यहां पर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, आप पॉइंट्स को एक बार दरकिनार रखकर समझिएगा कि जो लोकसभा है, लोकसभा का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 81 में है। ये बात मैंने आपको यहां पहले ही बताई कि अनुच्छेद 81 बात करता है लोकसभा के बारे में, यही बात मैंने आपको डिस्क्राइब करके बताई। दूसरी बार अगर मैं लोकसभा के बारे में बात करूं तो लोकसभा के जो पहले आम चुनाव हुए थे, वो पहले आम चुनाव कई बार पेपर में सीधा आ चुका है कि लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुए। तो लोकसभा के जो पहले आम चुनाव हुए दोस्त, वो हुए 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 में। इसीलिए एक सवाल अक्सर पेपर में घूमता है कि पहली लोकसभा का गठन कब हुआ। तो आप बताते हो लोकसभा का गठन, पहली बार जो लोकसभा का गठन किया गया वो वर्ष 1952 में किया गया। जाहिर सी बात है, जब हमारे पास लोकसभा के इलेक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे हम तभी ये बात कह पाएंगे कि लोकसभा का क्या हो गया है, गठन हो गया है। बात स्पष्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जिसके प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। कई परीक्षाओं में जीवी मावलंकर का नाम पूछा जाता है कि इनका पूरा नाम क्या था, तो आप बताएंगे गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम था, यानी जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। यह बात आपको समझना पड़ेगा। वैसे ही अभी अभी लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए, आपको पता है कि वर्तमान सीटों की संख्या यहां पर 543 है जिनके ऊपर इलेक्शंस होते हैं। मैं फिर बता दूं जिनके ऊपर इलेक्शंस होते हैं। इससे पहले 2 आंग्ल भारतीयों को सीटें अवस्थित थी, लेकिन वर्तमान में व्यवस्था को समाप्त किया जा रहा है। और साथ ही साथ मैंने 552 अधिकतम इसलिए कहीं कि आने वाले में जो 7 सीटें हैं वो पीओके के लिए पंजीकृत हैं। आने वाले समय में जब कभी पीओके हमारा भाग होगा तो ये 552 को पूरा किया जा सकता है। आगे बात करें लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल, तो आपको पता होना चाहिए कि यह कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। अगर हम आज की लोकसभा के बारे में बात करें तो आपको सबको पता होगा कि जो नए आम चुनाव हुए हैं लोकसभा के बारे में, ये 18वीं लोकसभा चुनाव हुए हैं। कौन से? 18वीं लोकसभा के चुनाव। 18वीं लोकसभा चुनाव के बारे में कुछ फैक्ट यहां पर दे रखे हैं। जैसे हम पॉइंट की बात करें कि सदन के जो नेता हैं, सदन के नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र दामोदर मोदी, पूरा नाम इनका यही है। और ये सदन में जाहिर सी बात है इन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई और एक सदन के अंदर अपना बहुमत सिद्ध कर दिया और इसके बाद इन्होंने अपनी सरकार को स्थापित कर लिया है। सदन के उपनेता कौन है? नितिन गडकरी। ये बिल्कुल नया डेटा है, आप बिल्कुल स्पष्ट रहिए, बिल्कुल नया डेटा मैं आपको परोस रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। किरण रिजिजू पहले ऐसे बौद्ध मंत्री हैं या बौद्ध रिलीजन को मानने वाले हैं जो अल्पसंख्यक मंत्रालय को संभालेंगे। यह भी अपने आप में एक इतिहास है। पूछा जा सकता है कि भारत के पहले अल्पसंख्यक मंत्री जो बौद्ध धर्म से संबंधित रहे, तो आप बताना कि पहले अल्पसंख्यक मंत्री जो बौद्ध धर्म से संबंधित है उनका नाम है किरण रिजिजू। इससे पहले आपको पता होगा कि स्मृति जुबैर ईरानी इससे पहले अल्पसंख्यक मंत्रालय का पदभार संभाल रही थी, अभी पदभार बदल गया है। चलिए इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे राज्यसभा के बारे में। जैसे मैंने राज्यसभा के बारे में बात करी कि राज्यसभा का जो उल्लेख है मेरे दोस्त वो अनुच्छेद संख्या 80 में है, यानी आर्टिकल 80 ये बात करता है राज्यसभा के कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर के बारे में कि कैसी राज्यसभा है। और राज्यसभा में वर्तमान सीटों के बारे में बात करें तो 245 सीटें हैं। और अब आप तक आपके मन में एक चोरी चली गई होगी कि सर अभी आप नई संसद के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं। हम बिल्कुल नई संसद के बारे में बात करेंगे। पहले हम जो एक एक पॉइंट है,
एक एक की पॉइंट है जहां से हमारे पेपर में सवाल आए और हम गलत ना करें, वो सारी बातें हमारी हो जाएं, उसके बाद हम नई बात के ऊपर बात करेंगे। अब राज्यसभा के कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष का होता है, क्योंकि इसमें सदस्य 2 वर्षों पर रिटायरमेंट की ओर गति करते हैं। हर 200 साल पर आपके सदस्य जो होते हैं वो एक तिहाई रिटायर होते चले जाते हैं। तो राज्यसभा के बारे में आपको समझ में आ गया। और राज्यसभा के बारे में आपको एक बात और समझनी पड़ेगी कि जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, राज्यसभा के जो भाई साहब सभापति होते हैं, वो होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। और आपको भली भांति इस बात को पता होगा कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो आप कहते हो कि जगदीप धनखड़ साहब भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति महोदय हैं। तो हमारे दिमाग में ये आइडियोलॉजी सेट हो गई कि वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं और उपराष्ट्रपति पद की कोई वेतनमान नहीं होता। ये बात भी पहले तय करी गई है, यानी कि उपराष्ट्रपति का जो वेतनमान होता है, हम ये कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति का वेतनमान बतौर राज्यसभा के सभापति के रूप में ये वेतनमान उठाते हैं। और यही इसका मेन इंपॉर्टेंट डेटा रहने वाला रहेगा। अगर हम और बातें करें तो ये जो संसद है, जो आज आपको नई संसद दिखाई दे रही है, तो नवीन संसद जो आपको दिखाई दे रही है, नवीन संसद का आकार कैसा है? तो आप ये कह सकते हो कि नवीन संसद का जो आकार है, यह आकार त्रिभुजाकार है। कैसा है? यहां से सवाल आ चुके हैं, त्रिभुजाकार है। और ये जो संसद है, इसके जो वास्तुकार है महोदय कौन है? तो इसके जो वास्तुकार, जिन्होंने आर्किटेक्चर बनाया, उनका नाम है विमल पटेल। क्या नाम है इनका? विमल पटेल। देखो दोस्त, जो पहले की लोकसभा थी, अगर मैं उसके बारे में बात करना चाहूं आपके साथ में, तो आपको समझना पड़ेगा। जो पहले की लोकसभा थी उसके बारे में आपको पीछे यहां दिखाई दे रही होगी, ये लोकसभा ये पहले दिखाई दे रही होगी, पहले माफी चाहूंगा, संसद दिखाई दे रही होगी। इसमें हाल ये था कि जो पहले ये वाला हिस्सा था, ये हिस्सा था आपका लोकसभा का। किसका था? लोकसभा का। और ठीक ऐसे ही ये वाला जो हिस्सा था, ये हिस्सा था राज्यसभा का। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ये बीच का हिस्सा गली वाला पार्ट है, ये गली वाला पार्ट नहीं है, ये है बेटा संसदीय कक्ष, या इसे पार्लियामेंट्री या कॉन्स्टिट्यूशन रूम कह सकते थे, इसे ही संवैधानिक कक्ष कहते थे। अब आप जरा गौर करिए इसके ऊपर। संवैधानिक कक्ष, ये वही संवैधानिक कक्ष है जहां पर संविधान की बैठक बुलाई गई। आप एक अनुच्छेद का प्रयोग करते हो, अनुच्छेद संख्या 108। क्या पढ़ते हो अनुच्छेद 108 में? आप पढ़ते हो कि अनुच्छेद 108 में आप पढ़ते हो कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। अब आप खुद ही सोचिएगा कि अगर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा तो क्या राज्यसभा के लोगों को लोकसभा में बुला लेगा क्या? या राज्यसभा लोकसभा में चली जाएगी या लोकसभा राज्यसभा में चली जाएगी? ऐसा तो होने वाला नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो संसदीय कक्ष है या संवैधानिक या संसदीय कक्ष है, ये इसी संसदीय कक्ष में राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं? इस बैठक को बुलाते हैं। और ये मैं मैप से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके दिमाग में ये चला जाए कि जो पुरानी संसद थी, वो यहां पर आपको जो ये हॉल दिखाई दे रहा है, ये हॉल का काम क्या था? समझ में आ रहा है? यही है संसदीय कक्ष, यहां पर संविधान की बैठकें हुआ करती थी, यानी अपने आप में इतिहास है। और जब नई संसद बनकर के तैयार हुई तो कहा गया ये कि इसे हम एक संविधान संग्रहालय के रूप में मान्यता देंगे। ये एक संग्रहालय है हमारा, संग्रहालय ही ना हो, धरती का या पृथ्वी का सबसे बड़ा संविधान, एक ऐसा संविधान जो कई सारे लोगों के हितों की सुरक्षा करता है, मौलिक अधिकारों की बात करता है और न जाने कितने लोगों को जीवन जीने की, गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। तो संविधान अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी ही चीज है मैं कहूंगा। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ रही, संविधान का स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, पुरानी बातें समझ में आ रही, पुरानी बातें कैसे काम करती थी। तो चलो दोस्त, अब और बातें देखते हैं भाई साहब, और क्या बातें हो सकती हैं। तो ये अब हम बात करेंगे नई संसद के बारे में। नई संसद की रूपरेखा क्या है, क्या क्या बातें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकती हैं और आपके पेपर में आ सकती हैं, ये सब सारी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। तो समझो इस बात को लेकर के कि न्यू सीट्स ऑफ पावर, यानी शक्ति के संबंध में नई जो सीटें बन चुकी हैं वो कैसे काम करेंगी, जरा गौर करो। टोटल एरिया जो है वो है 64,500 स्क्वायर फीट का, यानी कि अगर हम बात करते हैं, अगर हम टोटल एरिया की बात करते हैं तो ये आपका 64,500 स्क्वायर मीटर है, माफी चाहूंगा। और इनमें मेन स्पेस जो है वो लोकसभा का है, राज्यसभा का है और सेंट्रल लॉज, जो मैंने बात अभी आपसे करी उसके संबंध में है। और आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ये निर्माण कर किया जा रहा है, इसका एस्टिमेट कॉस्ट रखा गया था 971 करोड़ रुपए, जो 1000 करोड़ से ऊपर भी निकल गया था। अगर मैं बात करूं इसका निर्माण कौन कर रहा है, तो इसका निर्माण टाटा कर रहा है। ये लगातार पेपर में आ चुका है कि नई संसद का जो निर्माण किया है वो कौन सी इकाई ने किया है ना, कौन सी देश की वो यूनिट है, कौन सी वो संस्था है इसने निर्माण किया। तो आप बताओगे टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने इसका निर्माण किया और इसको नाम दिया था विस्टा प्रोजेक्ट। क्या नाम दिया था? विस्टा प्रोजेक्ट। तो विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत मेरे दोस्त इसका निर्माण किया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि कौन सा प्रोजेक्ट है, तो आप कहोगे विस्टा प्रोजेक्ट है सर। दूसरी बात आप ये भी ध्यान रखना कि इसका प्रोजेक्ट का नाम क्या है, तो आप बताओगे टाटा प्रोजेक्ट, टाटा के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और लागत मैंने आपको बताई। अब सबसे बड़ी बात जानते हो क्या, यहां कैपेसिटी जो लिखी हुई है इसके ऊपर ध्यान दो।
इसके ऊपर इसलिए ध्यान देना है कि हमारे पास संसद के बारे में अगर मैं लोकसभा की बात करता हूं तो लोकसभा में ये 552 सीटों का प्रावधान था। आपको पता है इस बात को कि 552 सीटों का प्रावधान यहां पर रहा, और अब लोकसभा की जो सीटें होंगी वो बढ़कर के 888 हो जाएंगी। कब, अभी हम बात करेंगे। और वैसे ही राज्यसभा के बारे में अगर बात करें तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि राज्यसभा की जो लगभग 250 सीटें मैक्स वाली हैं उनको अब बढ़ा करके कितना कर दिया जाएगा, अब उन्हें बढ़ा करके 384 सीटें कर दिया जाएगा, यानी सीटों में बहुत बड़ी वृद्धि आपको दिखाई देगी। अब ये सारा स्ट्रक्चर तो बड़ा ही काम का आपका रहने वाला है कि नई राज्यसभा में सीटें कितनी होंगी या नई लोकसभा में सीटें कितनी होंगी, ये सब आइडियोलॉजी आपके दिमाग में बिल्कुल सेट होनी चाहिए। और मैं एक बात आपको और बता दूं, जो राज्यसभा है उसमें 12 सदस्य भाई साहब कौन भेजता है, वो भेजता है आपका राष्ट्रपति, जो समाज सेवा से होते हैं, कला से होते हैं, सिनेमा से होते हैं, लोक कला उसी में ही आ जाती है, या वैज्ञानिक वर्ग हो सकते हैं, या साहित्य से संबंधित हो सकते हैं, या खेल खिलाड़ी। राष्ट्रपति की निगाह में वो बहुत ही समझदार व्यक्ति होने चाहिए और 35 वर्ष की आयु सीमा पार कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है लोकसभा 25 वर्ष के लिए न्यूनतम आयु सीमा और राज्यसभा के लिए 35 वर्ष आयु सीमा न्यूनतम की बात, माफी चाहूंगा 30 वर्ष की बात कर, माफी चाहूंगा 30 वर्ष की बात करता है। ठीक है, चलो आगे बात करें। तो ये कुछ बातें समझने वाली हैं, ये आपको बातें मैंने स्ट्रक्चर जानबूझ के इस प्रकार का लगाया जिसमें आपको जो अंतर है, जो आपको अब तक समझ में नहीं आ रहा था, वो बहुत स्पष्ट हो। जरा गौर करो यहां पर। अब आप यहां पर देखिएगा, यहां आपका लगा हुआ है लोकसभा, ये आपका लोकसभा लगा हुआ है, जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है मेरे दोस्त, ये आपको दिखाई दे रही है लोकसभा की। अब आप लोकसभा में देखिएगा, लोकसभा में जो सीटें थी प्रीवियस में कितनी थी, तो आपके सामने यहां पर दे रखा है कि प्रीवियस सीटें थी 550 सीटें, कितनी थी 550, और कुछ इस प्रकार का कक्ष दिखाई देता था लोकसभा का। पता है ना आपको, लोकसभा ऐसे ही दिखाई देती थी आपको, एकदम ग्रीन कारपेट पड़ा रहता था और इसी ग्रीन कारपेट पर देश दुनिया के मुद्दे, देश के नए नए कानून हल होते थे। इसके अलावा आप नई संसद को अगर देखोगे तो अब 888 सीटें हैं। दोस्त पिक्चर फॉर्मेट इसलिए जरूरी होता है कि अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो उसे बेहतर और बेहतर किया जा सके। ये एक प्राथमिकता होती है हमारी भी और आपके लिए भी प्राथमिकता रहती है कि दिमाग में वो रुचियां रच जाएं, बस जाएं। अब हम राज्यसभा के बारे में अगर बात करते हैं तो राज्यसभा में पहले सीटें मैक्सिमम कितनी थी, 250 है ना, 250, जिनमें हम 245 की इलेक्शन की बात करते हैं, बाकी अशेष पे इलेक्शंस, अधिकतम सीटों की बात हो रही 250, और अब कितनी हो जाएगी, तो अब हो जाएगी 384। तो पहले ही आपका राज्यसभा का हाउस इस प्रकार से था, अब आपका एकदम चमचमाता हुआ ये हाल इस प्रकार का है। इसे हम और पिक्चर में अगर दिखाना चाहें तो इसे हम और पिक्चर में भी समझ सकते हैं। ये देखिएगा, यहां से क्वेश्चंस बनेंगे। ये है लोकसभा, ठीक है, ये लोकसभा, सर ध्यान दें, लोकसभा के बारे में बात करता है। ये लोकसभा जो आपको दिखाई दे रही है, इसमें कुछ आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये किसी चीज की आकृति बनी हुई है, कोई विशेष स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है? ये विशेष स्ट्रक्चर ही है। ये क्या है मेरे दोस्तों, इसके बारे में ध्यान रखना, ये स्ट्रक्चर कुछ और नहीं है, ये स्ट्रक्चर आपका मयूर आकृति में है। कैसा है लोकसभा, कैसी आकृति में है? मयूर आकृति में है। कभी भी पूछ सकता है आपसे कि बताइए भैया लोकसभा कौन सी आकृति में है, तो ये आपका, आप बताओगे कि ये आपका मयूर आकृति में है। कैसी आकृति में है? मयूर, मोर की आकृति में है। वहीं विपरीत अगर मैं राज्यसभा के बारे में बात करूं तो राज्यसभा देखिएगा कितनी उन्नत, कितनी आधुनिक राज्यसभा है, जिस पर आपको सब पे ऊपर टैब दिखाई दे रहे होंगे, बहुत बढ़िया से लैपटॉप दिखाई दे रहे होंगे लगे से, है ना। यानी हम ये कह सकते हैं कि वो सोफा लगी बहुत उन्नत कुर्सियां। तो देश दुनिया के, माना जाता है राज्यसभा जो होता है वहां पे बहुत बुद्धिमान और बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग आते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि लोकसभा में पढ़े लिखे लोग नहीं आते, लेकिन राज्यसभा को इसीलिए अगर मैं ब्रिटिश हिसाब किताब में देखूं तो ब्रिटिश हिसाब किताब में इसे देखा जाता था रिप्रेजेंटेटिव के रूप में से देखा जाता है, ऐसे कह सकते हैं आप, इसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता था। इसीलिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता था कि बहुत पढ़े लिखे लोग आते हैं। अभी हम बात कर लेंगे उस बात के ऊपर। और ये आपको आकृति दिखाई देगी मयूर की, तो आप कह सकते हो कि जो राज्यसभा, माफी चाहूंगा, कमल की आकृति है। जो राज्यसभा है वो कमल की आकृति में है। वहीं इसके विपरीत अगर आप लोकसभा को देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा है ना मोर जैसे पंख, मोर जैसे पंख दिखाई दे रहे होंगे। ये मोर जैसे पंख नहीं है दोस्त, ये सीटें हैं, और ये सीटें एकदम आकृति वाइज अगर बात करोगे तो मयूर आकृति में है। यहां से सवाल रिकॉल होगा, सवाल पूछा जाएगा कि लोकसभा की अब सीटें कितनी होंगी, तो आप बताना 888। आकार कैसा है, तो आप बताना मोर की आकार का है। ऐसे ही राज्यसभा के बारे में अगर आपसे जब बात करने लगे कि राज्यसभा का आकार कैसा है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये कमल की आकृति में बना हुआ है। इसको डिजाइन कमल की आकृति में किया गया। विवाद भी उठा था कि नरेंद्र मोदी जी का कमल प्रतीक चिन्ह है तो इसलिए ऐसा बनवा दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारे राष्ट्रीय पुष्प भी कमल ही है, इसी आधार पर इसको तय किया गया था। तो ये समझ की बात है। खैर, ये आपको एक नया चेहरा दिखाई दे रहा होगा। नया चेहरा नहीं है, इससे इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। ये हैं आपके, कोई नए व्यक्ति नहीं है, विमल पटेल हैं। ये नई संसद के वास्तुकार हैं, विमल पटेल साहब हैं ये। और विमल पटेल साहब ये नई संसद के दोस्त वास्तुकार हैं, नवीन संसद के वास्तुकार हैं।
नवीन संसद के वास्तुकार हैं। तो ये वही पिक्चर है, कालजयी व्यक्ति हैं जिन्होंने नई संसद के बनाने, वास्तुकार, डिजाइन करने में, अब जाहिर सी बात है ऐसे व्यक्तियों का इतिहास में हमेशा नाम रहेगा, जैसे लुटियंस और बेकर को पढ़ते हो। ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, मैंने डिस्कस किया, इसीलिए एक एक पॉइंट आपके लिए साथ डिस्कस किया। अब कुछ बातें आपको समझाने भर के लिए और भी हैं मेरे पास। समझाने भर के लिए मेरे पास क्या है दोस्त, तो आप पहले लोकसभा के बारे में हम बात करेंगे, ये सारी बातें कर लेते हैं। अब आप एक पॉइंट समझिएगा कि जैसे अगर मैं आपसे ये कहना चाह शुरू कर दूं कि बताइएगा लोकसभा को ब्रिटेन में, हमारी जो लोकसभा है उसे ब्रिटेन में क्या कहा जाता है ना। एक सवाल बहुत बढ़िया सा यहां से आ सकता है कि ब्रिटेन में लोकसभा को क्या कहा जाता है और यूएसए में लोकसभा को क्या कहा जाता है। ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं और बहुत बढ़िया से सवाल है कि बताइएगा कि वहां पर किस नाम से जाने जाते हैं लोकसभा को। तो आप जानते हो इसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। क्या कहते हो? हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हो। हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हो। हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हो। अगर हम यूएसए में बात करें कि यूएसए में इसे क्या कहा जाता है, तो इसे ध्यान रखना, इसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक, रिप्रेजेंटेटिव। ये मैं लोकसभा के बारे में बात कर रहा हूं। जो लोकसभा हमारे यहां लोकसभा कही जाती है उसे हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन में कहा गया। आपको पता है संसदीय व्यवस्था हमारी ब्रिटेन की ही है। और यूएसए में जो लोकसभा होती है, जैसे हमारे यहां लोकसभा होती है, वैसे ही वहां पर उसे क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। सेम लाइक दैट अगर मैं बात करूं राज्यसभा के बारे में, तो राज्यसभा को भी ऐसे ही कहा जाता है। जैसे राज्यसभा को भारत में राज्यसभा कहा जाता है, वैसे ही जो ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में क्या कहा जाता है इसे? तो ब्रिटेन में इसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। इसे पढ़िए, सीखिएगा, ये सब बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है ना। उच्च लोग बैठते हैं, वरिष्ठ लोग यहाँ बैठते हैं, इसीलिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा गया इसे। और वैसे ही अगर इसके बारे में अगर हम बात करते हैं अमेरिका में क्या कहा जाता है, तो एक शब्दावली आपने सुनी होगी कि सीनेट में ऐसा निर्णय लिया गया, अमेरिकी सीनेट में ये बात हो गई, अमेरिकी सीनेट के अंदर ऐसा वक्तव्य दिया गया, भारत के संबंध में ये बात कही गई। ये सब बातें सुनते हो ना। तो ये सब बातें सीनेट, यानी सीनेट वहां राज्यसभा के बारे में कहा जाता है कि ये सीनेट है आपकी। तो इसे यूएसए में इसे क्या कहा जाता है? तो यूएसए में आप बताओगे कि सर यूएसए में इसे सीनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? सीनेट कहा जाता है। सीनेट कहा जाता है। तो ये सारी बातें जो हमने बात करी, मुझे उम्मीद है आपको ये पूरी जो भी हमने डिस्कशन किया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था और आपके लिए बहुत जरूरी भी था। साथ ही साथ जो भी बातें डिस्कस करने योग्य थी हमने सारी बातें डिस्कस करी। आपको सेशन उम्मीद है पसंद आया होगा। और साथ ही साथ हम ये भी कोशिश करेंगे कि आपके लिए हर रोज एक नया सेशन लाया जाए और हर रोज एक नए सेशन पर बात करी जाए और हर रोज एक नई नई चीजें पूरी जमीन से लेकर के ऊपर तक, यानी हम ये कह सकते हैं कि अर्श से फर्श तक सारी बातें बीनी और बटोरी जाएं और आपको वो सब दिया जाए जो आपकी परीक्षा में आते हैं और नए नए मुद्दे, चर्चित मुद्दे। तो ये आपको नया सेशन कैसा लगा? क्योंकि ये पहला वीडियो है आपके लिए और इस वीडियो पर प्रतिक्रिया आपकी बहुत जरूरी है और इसी प्रक्रिया के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप सब अपना ख्याल रखें, आसपास सफाई रखें। नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद।